हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है, जिसमें एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन में जो 20 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास इस टाइम हो रही है और जिसमें आज की जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी पेडागोजी से रिलेटेड। कल की जो क्लास होगी एक जो है संपूर्ण पेडागोजी से रिलेटेड होगी, जिसमें सीटेट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास इंपॉर्टेंट शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हाँ, कल का जो क्लास होगा जिसमें हम संपूर्ण पेडागोजी डिस्कस करेंगे वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। उसमें सारे अभी तक जितने डिस्कस किए हैं उसमें से कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें भी सारे यूनिक और नए क्वेश्चन रहेंगे और जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन क्या दिया है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है। क्या आप सभी को लगता है कि जो एसएसटी है यानी जो सामाजिक विज्ञान आप पढ़ते हैं, जिनका पेपर आप देंगे जाके सीटेट के सेकंड पेपर में, क्या वो गैर उपयोगितावादी विषय है? तो बिल्कुल नहीं, सामाजिक विज्ञान का भी अपना एक उपयोग है। तो ये जो है अभिकथन क्या है, गलत है। कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान हो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच के परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। यानी कि दोनों जो है इसमें अभिकथन ए और आर दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है। तो यहाँ तो पहला होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों को 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही है, ये बताना है। ठीक है, क्या वो जो है द्वितीय स्रोत के लिए जो है उत्साहित कर रही है, या फिर जो है ग्राफिक स्रोत के लिए उत्साहित कर रही है, या पुस्तकीय स्रोत, या फिर प्राथमिक स्रोत के लिए? तो वो क्या कर रही है, वो प्राथमिक स्रोत के लिए। जैसे अध्यापक है वो छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों को 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। तो वे छात्रों के किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही है, तो वो कर रही है प्राथमिक स्रोत के बारे में। ठीक है, जो यानी जो प्राइमरी लेवल का जो पढ़ाई का तरीका है वो इसके लिए उत्साहित कर रही है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के कार्य विधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं। ठीक है, कौन से प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों के कार्य विधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया था। तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थियों के कार्य विधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करना है। ठीक है, तो यानी ज्ञान का जो प्रयास करते हैं, जो ज्ञान होता है कार्य विधिक ज्ञान, उसका आकलन का प्रयास करना है। तो दूसरा गलत। तीसरा कि अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यापारी कारण किस प्रकार किया जाए। जो व्यापारीकरण है, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का जो व्यापारीकरण किया किस प्रकार किया जाए, क्या ये सही होगा? तो ठीक है, ये भी सही है। डी है कि स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की मुख्य जो विशेषताएं हैं, गलत होगा। स्थायी बंदोबस्त के बारे में बच्चा जो है प्राइमरी लेवल पर नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट दिया है कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये ऑप्शन भी बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो इसमें पहला सही होगा और इसमें सी सही होगा। ठीक है, यानी अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। अगर आप बच्चों से कहते हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो 3 तरीके हैं, बच्चे समझ जाएंगे, सुझाव भी देंगे, ये भी सही है।
और अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किस प्रकार के, जो भारतीय कृषि है, कृषि का व्यापारीकरण किस तरीके से किया है, ये जो है बच्चे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ए और सी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो ए सी कहाँ पे है, ए सी यहाँ पे, ए तथा सी, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजना के चयन पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, कौन से अति महत्वपूर्ण है। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो चाहे आप कंटेंट सॉल्व कर रहे हो या पेडागोजी, आपको हमेशा उस ऑप्शन को चुनना है, उस ऑप्शन को हमेशा सही करना है जो सबसे उपयुक्त होगा। कई बार कई सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं, 2 से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं वो सही लगते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं या फिर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उसी ऑप्शन को चुनना है। ऐसा नहीं कि जो डाउट में है आप उसको चुनेंगे तो गलत हो जाएगा। सभी ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगे वही ऑप्शन हमेशा सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। ठीक है, अधिगम का जो उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। ठीक है, जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें। ठीक है, सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हो। ठीक है, सुनिश्चित करें कि जो परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हो, जी नहीं, ये गलत होगा। तो यहाँ पे ए और बी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो ए और बी सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। ठीक है, सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो। कौन सा इसमें सबसे सही होगा, यानी समीर है वो ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है, वह उन राज्यों के संदर्भ में जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। ठीक है, यानी वो जहाँ पे जैसे मान लीजिए वो भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है, तो भोपाल से चेन्नई जाते समय जो भी रास्ते पड़ेंगे, जो भी राज्य पड़ेंगे, उसके बारे में वो जानने के लिए ज़्यादा जो उत्सुक रहता है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त तरीका सुझाए जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो जाए। पहला दिया है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें और भोपाल एवं चेन्नई के बीच पड़ने वाले सभी राज्यों का पता करें। दूसरा है कि इसके बारे में अपने पिता से पूछें। तीसरा ऑप्शन है कि रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूप को मानचित्र पर ढूंढें या पता लगाएं। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे क्या होगा कि रास्ते में आने वाले जो भी राज्य पड़ेंगे उसके बारे में उसको मैप में चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं और स्टेशन मास्टर से पूछें, ये भी गलत होगा। इसका सही ऑप्शन होगा कि रेल का नंबर पता कर लें। अगर आपके पास टिकट है तो उसमें रहता ही है, संख्या क्या है पता कर लें और उसके रूप को मानचित्र पर ढूंढें। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इससे क्या हो जाएगा कि एक वो मानचित्र पे जो है स्थान को ढूंढने का एक कौशल भी उसके अंदर विकसित हो जाएगा। साथ ही साथ में उसको जो है जो राज्य के विषय में जानना है वो जागरूकता भी, वो जो उत्सुकता है वो भी पूरी हो जाएगी। साथ ही जो है वो मानचित्र में जो है जो स्थान होते हैं उसमें ढूंढने की एक कौशल भी उसके अंदर जागृत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। कौन सा प्रयास करता है, पहला कि कौन से 2 मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तीसरा कि सिंचाई के स्रोतों को जो है सूचीबद्ध कीजिए। और चौथा कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जी नहीं, गलत है। ठीक है, यहाँ पे तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करना है। ई नंबर है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो है डी और ई गलत है, यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन सही है। तो ए, बी, सी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है। आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है। क्या वो अधिगम का आकलन है, या फिर अधिगम के लिए आकलन है, या फिर अधिगम की तरह आकलन है, या फिर है योगात्मक सारांशित आकलन। तो ये है अधिगम की तरह आकलन। क्या है, अधिगम की तरह आकलन। ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अपने छात्रों के संसद पटल पर रखे नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। ठीक है,
उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देंगी। पहला है कि इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों का नज़रिया मालूम करना और प्रतिवेदन जो है रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि कानून निर्माताओं से मिलना और लेख या निबंध लिखना, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी गलत है, बाकी ए, बी और डी यहाँ पे सही है। तो ए, बी और डी कहाँ पे है, ए, बी और डी यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं और इवेंट्स के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर्स को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, ठीक है। दूसरा कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परिवार पाठ का अध्ययन में क्रिया प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकती है। किस तरीके से जो है प्रदान कर सकती है, क्या वो अभिनय से जो है अभिनय के तरीके से, या फिर पत्रिका के तरीके से, प्रदर्शनी के तरीके से, या फिर है सड़क निरीक्षण के तरीके से। तो जो परिवार पाठ है उसका अध्ययन करने में जो क्रिया प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकती है वो अभिनय के माध्यम से कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्याय को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक ने रेडियो का उपयोग किया। शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण सामग्री है, यानी कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए जो टीचर है उसने रेडियो का उपयोग किया, सिर्फ रेडियो का उपयोग किया है। तो शिक्षक द्वारा जो प्रशिक्षण सामग्री है वो क्या है, क्या वो दृश्य उपकरण है, जो रेडियो है क्या ये दृश्य उपकरण के अंतर्गत आता है, यहाँ पे श्रव्य होगा, श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आता है, या फिर आरेख उपकरण के अंतर्गत, या फिर श्रव्य और दृश्य उपकरण दोनों के अंतर्गत आता है। तो हमने बताया था कि जो रेडियो होता है वो सिर्फ आता है आपका श्रव्य उपकरण के अंतर्गत, और वहीं पर जो टीवी होता है ये दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, क्योंकि टीवी को हम सुन भी सकते हैं, अगर देख नहीं पाते हैं तो उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, और देख भी सकते हैं, अगर हमको सुनाई नहीं पड़ता तो हम देख सकते हैं। तो टीवी जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों उपकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन जो रेडियो है सिर्फ श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि रेडियो जो है वो क्या है, वो एक श्रव्य उपकरण है, वो श्रव्य उपकरण सामग्री का जो है यूज कर रहा है। शिक्षण कौशल नहीं है, कौन सा शिक्षण कौशल इसमें नहीं है ये बताना। पहला कि पाठ्य योजना की तैयारी करना, दूसरा मूल्यांकन प्रक्रिया का खाका बनाना, तीसरा है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, चौथा है छात्रों के नियत कार्य सही करना। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीन चीज़ें जो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती हैं, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा। क्या व्याख्यान पद्धति होगा, बिल्कुल नहीं, व्याख्यान कहीं भी नजर आ जाए काट देना है आपको। दूसरा कि क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, तो बिल्कुल सही। तीसरा कक्षीय चर्चाएं, चौथा परियोजना पद्धति। वैसे तो कक्षीय चर्चाएं कक्षा में जो चर्चा होता है वो सही है, लेकिन जो क्षेत्र भ्रमण है इसमें क्या होगा, बच्चा दृश्य और श्रव्य दोनों तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण करेगा, कहीं आप उनको घुमाने ले जाते हैं, कुछ भी दिखाने जाते हैं तो बच्चे तुरंत देखते हैं अपने आँखों के सामने, तो वो चीज़ें समझ में आता है उनको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, ये ऑप्शन सबसे अधिक प्रभावी तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। गरीबी एक टॉपिक है, उसको पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। पहला कि विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। व्याख्या करना हमने बताया हमेशा गलत होता है। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थी को शामिल करना। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। व्याख्या करना क्या होता है, गलत होता है। नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। व्याख्यान देना क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पे आप देखिए टैग वर्ड्स के माध्यम से आप चीज़ें समझ में आ गई। आपको व्याख्यान नज़र आ गया, इसको काट दीजिए। सी ऑप्शन में व्याख्यान नज़र आ गया, काट दीजिए। आपके पहले ऑप्शन में व्याख्यान नज़र आ गया, यहाँ पे इसको व्याख्या देख के काट दीजिए। तो सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें कि कोई पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स नहीं है। वाद विवाद और चर्चा, चर्चा जो होता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, तो चर्चा को ही देख के आप इसको सही कर सकते थे, ठीक है। नहीं तो जो आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं इनको ही देख के आप जो है क्वेश्चन को
ऑप्शन को काटते चले जाइए, आपको एक ऑप्शन सही निकल के आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव से आपको जो है क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अगर जो हमने कल एक क्लास ली थी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की, अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स पता है कि कौन से नेगेटिव होते हैं कौन से पॉजिटिव है, तो आप इस तरीके से, जैसे हमने बताया, इस तरीके से आप आसानी से बिना ज़्यादा टाइम लगाए और बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिर्फ आप जो है यहाँ पे जो निगेटिव टैग वर्ड्स इनको देखिए, इनको अंडरलाइन करिए, काट दीजिए, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर में भी व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ, ये भी कट जाएगा। और पहले में भी यहाँ पे व्याख्या करना दिया है, ये गलत है। और जो बी नंबर है यहाँ पे वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थी को शामिल करना, हमने कहा कि जो चर्चाएं होती, जो एक्टिविटी होती, उसमें विद्यार्थी को शामिल करना क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस यहाँ पे नहीं दिया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पे गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूहरचना सबसे ज़्यादा उचित होगी, अगर यहाँ होता उचित नहीं होगी तो ये नेगेटिव हो जाता क्वेश्चन, लेकिन नहीं का यूज यहाँ पे नहीं है, तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव ही आंसर देंगे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी नेगेटिव टैग वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टैग वर्ड्स के माध्यम से आप अपना जो है जो भी पेपर है आपका सीटेट का, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा जो है दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल की जो मैराथन क्लास आएगी, मैराथन कह सकते हैं या फिर संपूर्ण पेडागोजी की जो क्लास आएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 40-50 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे और सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें हम सॉल्व करते समय ये भी बताएंगे कि टैग वर्ड्स किस तरीके से यूज करना है आपको। उस क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर उस क्लास को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे भी हम क्लास डालेंगे, क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, वो जो क्लास होगी वो मिस नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना